प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। सबसे पहले आप सभी से मैं क्षमा मांगता हूं क्योंकि 5-6 दिन का गैप हो गया है। 5-6 दिन का गैप होने की वजह क्या है, मेरे परिवार में मामा यहाँ शादी, 2 भाइयों की शादी हुई, इस वजह से वहाँ पे चला गया और कुछ और भी ज़रूरी काम था, इस वजह से गैप हुआ है ना? अब इस 6 दिनों को 5-6 दिनों को जो गैप हुआ है, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो चलिए, हम लोग कहाँ पर थे? तो हम लोग नदी अपवाह पढ़ रहे थे, है ना? तो नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग कितने लेक्चर पढ़ चुके हैं? तो 3 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग महानदी अपवाह तंत्र, सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र और ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र को हम लोग खत्म कर चुके हैं, है ना? आज है चौथा लेक्चर। इस चौथे लेक्चर के अंतर्गत हम लोग गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को पढ़ने वाले हैं। ठीक है भैया, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। तो हम अभी तक कितने अपवाह तंत्र पढ़ चुके हैं? तो अभी तक हम लोग 4 अपवाह तंत्र पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? चलिए देखते हैं कौन कौन सा है, उसको देख लेते हैं। एक तो है कौन सा? एक है सोनगंगा नदी, सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। तीसरा कौन सा है? नर्मदा, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। चौथा कौन सा पढ़े हैं? तो चौथा पढ़े हैं महानदी, महानदी अपवाह तंत्र। ये 4 तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोदावरी, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, नदी अपवाह, अपवाह तंत्र। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इन सभी 4 जो नदी अपवाह तंत्र हैं, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, पांचों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ जो नदी है, उसकी नदी की लंबाई को मैं बताते आते चला जा रहा हूँ, है ना? तो नदी की जो लंबाई है, उसको हम लोग एक ही स्लाइड में कवर करने की कोशिश करेंगे, जो महत्वपूर्ण है। 100 किलोमीटर से जितने भी ऊपर वाले जो नदी है, लंबाई वाली नदी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, सुमेलित कीजिए करके प्रश्न पूछा जाता है, लंबाई से घटते क्रम में पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो उसको हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। और आगे अगर बात करें, जो तटीय शहर होते हैं, नदी के किनारे जो प्रमुख शहर होते हैं, उससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन सुमेलित कीजिए करके दिया जाता है, तो उससे भी हम लोग एक ही स्लाइड, 1-2 स्लाइड के अंतर्गत हम लोग उसको भी देख लेंगे, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र खत्म होने के बाद, ठीक है? अगर मैं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की अगर मैं बात करूं, तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का जो जल संग्रहण जो क्षेत्र है, जल ग्रहण जो क्षेत्र है, वो कितने किलोमीटर है ना? उससे प्रश्न पूछा गया था, तो उसको तो हम लोग बता चुके हैं सर। लेकिन फिर भी ओवरव्यू तरीके से अगर प्रतिशत के रूप में देख ले, तो प्रतिशत के रूप में कितना? 28.64% योगदान किसका है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का है। किसका है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का है। ये जो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है, ये जो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है, जो कि 28.64% योगदान देता है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा है। इस वजह से यह महानदी के बाद दूसरे नंबर पे अपवाह तंत्र के रूप में, बड़ा अपवाह तंत्र के रूप में उभरता है। कौन सा? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। तो हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, वो है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। क्या बोला मैंने? छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का दूसरा दूसरा सबसे सबसे बड़ा बड़ा नदी अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र है। कौन सा है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है, ठीक है? जिसकी ढाल दक्षिण की ओर है, जिसकी ढाल दक्षिण की ओर है। ढाल की अगर मैं बात करूं, तो ढाल किसकी ओर है? दक्षिण की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है इसका है ढाल, ठीक है? इतना तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं सर, है ना? इतने तक हम लोग तो पढ़ चुके हैं। इसकी जो इस नदी की अपवाह तंत्र की जो प्रमुख नदी है, इसके अंतर्गत गोदावरी नदी के अंतर्गत इंद्रावती नदी हमारे जो छत्तीसगढ़ से बहती हुई है, गुजरती हुई है, ठीक है? शबरी नदी है, कोटरी नदी है, नारंगी नदी है,
शंखनी डंखनी नदी है, गुडरा है, निब्रा है, बाघ नदी है, ये सब गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी है। ठीक है भाई, चलिए तो फिर अब आगे बात करते हैं। तो फिर क्या बात करते हैं, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग गोदावरी नदी की। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं गोदावरी नदी की बात करूं तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो मुख्य नदी है वो गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। और ये जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम होता है नासिक जिले के, महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्र्यंबक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? त्र्यंबक की, त्र्यंबक की पहाड़ी। इस त्र्यंबक की पहाड़ी से, इस त्र्यंबक की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है। उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। और यह महाराष्ट्र में बहते हुए यह चला जाता है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के यहाँ भद्रकाली के समीप, बस 15 किलोमीटर ही बहेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर। उसके बाद तेलंगाना होते ये आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका विसर्जन बंगाल की खाड़ी। ठीक है भाई, ये है गोदावरी नदी। ये कौन सा है? गोदावरी नदी। ठीक है, ये कौन सा है? गोदावरी नदी है। अब ये गोदावरी नदी है, ये उद्गम हुआ है कहां से? त्र्यंबक की पहाड़ी। कहां से? त्र्यंबक की पहाड़ी। चलिए और लिख देता हूं, नासिक जिला, नासिक जिला। अब नासिक जिला है तो कहां से है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। कहां से? महाराष्ट्र से है। ठीक, उद्गम, उद्गम से लेकर विसर्जन तक इसकी कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगा 1465 किलोमीटर। कितना देखने को मिलेगा? कुल लंबाई, कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगा 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। ठीक है, और वही छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई की अगर बात करूं, छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर बहता है। कितना? 15 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ प्रवाहित होता है हमारे छत्तीसगढ़ में गोदावरी नदी। ठीक है, अब बहुत सारे के मन में यहाँ पे अब डाउट आना शुरू हो गया, सर यहाँ पे सिर्फ 15 किलोमीटर है तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र क्यों लेते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में तो ये बहता नहीं है ना। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नर्मदा नदी को पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग ब्राह्मणी नदी को पढ़े हैं, उसी प्रकार से गोदावरी नदी क्या है? मुख्य नदी है। ये मुख्य नदी की सहायक नदी के रूप में इंद्रावती नदी, शबरी नदी, कोटरी नदी, ये सब आकर इसमें समाहित होती हैं। और समाहित होने के बाद उस सहायक नदी के मिलने से, उस सहायक नदी के मिलने से गोदावरी नदी कहाँ पे चला जाता है? विसर्जन के रूप में चला जाता है बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद समाहित हो जाता है। तो मुख्य नदी है गोदावरी नदी, इस वजह से गोदावरी नदी अपवाह तंत्र लेते हैं भाई। ठीक है, इंद्रावती नदी अपवाह तंत्र नहीं लेना है। ठीक, ये हो गया। तो छत्तीसगढ़ में कुल लंबाई 15 किलोमीटर। ठीक है, प्रवाह दिशा दक्षिण की ओर। सहायक नदी के रूप में याद रखिएगा गोदावरी नदी की एक नदी निकलती है जो कि कहां से? कुलझाड़ी की पहाड़ी से निकलती है। कहां से? कुलझाड़ी की पहाड़ी से निकलती है, जिसका नाम क्या है? वेनगंगा। कौन सा? वेनगंगा की सहायक नदी है जिसका नाम है, ये हो गया वेनगंगा। ठीक है, ये कौन सा है? वेनगंगा है। ये नदी है वेनगंगा, वेन गंगा। और वेन गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम होता है कुलझाड़ी की पहाड़ी से, जिसका नाम है बाघ नदी। कौन सी नदी? बाघ नदी है भाई, ये है बाघ नदी, बाघ नदी। कहां से इसका उद्गम हुआ है? कुलझाड़ी की पहाड़ी, कुलझाड़ी की पहाड़ी, यहां से इसका उद्गम हुआ है कुलझाड़ी की पहाड़ी से बाघ नदी का। और बाघ नदी जाकर मिलते हैं वेनगंगा में, और वेनगंगा जाकर मिलते हैं गोदावरी में। ठीक, इतना क्लियर? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और गोदावरी नदी की जो मुख्य बड़ी सहायक नदी है उसके रूप में हमें जाने जाते हैं किसे? इंद्रावती नदी को। कौन से? इंद्रावती नदी को, जो कि कालाहांडी जिला उड़ीसा से निकलती है। और कौन से जिला से, कौन से पहाड़ी से निकलती है? अगर प्रश्न पूछ ले तो पहाड़ी है मुंगेर पहाड़ी, मुंगेर पहाड़ी। कौन से है? मुंगेर पहाड़ी है। इस मुंगेर की पहाड़ी से कहां पे स्थित है यह मुंगेर की पहाड़ी? तो यह मुंगेर की पहाड़ी स्थित है कालाहांडी, कालाहांडी जिला, कालाहांडी जिला उड़ीसा। ठीक है, कालाहांडी जिला उड़ीसा से निकलती है। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। ठीक है, ये
बस्तर में प्रवेश करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं, उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए चित्रकूट जलप्रपात बनाते हुए बहुत सारे जलप्रपात बनाएगा। उसके बाद यह यहाँ पे चला जाता है, दंतेवाड़ा में चला जाता है। दंतेवाड़ा में जाने के बाद यह बीजापुर में प्रवेश करते हुए ये कुछ इस प्रकार से मुड़ेगा और ये भद्रकाली के समीप, कहाँ पे, भद्रकाली के समीप यहाँ पे विसर्जित हो जाएगा गोदावरी नदी पर। ये कौन सा है, ये है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी है। कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। ठीक है भाई, इतना तक क्लियर। उसके अलावा जो और इसकी मुख्य सहायक नदी के रूप में जाने जाते हैं वो है कोरापुट क्षेत्र से निकलने वाली नदी जिसका नाम है सबरी नदी। कौन सा क्षेत्र, कोरापुट क्षेत्र। कोरापुट क्षेत्र में कोरापुट की पहाड़ी स्थित है। इसी पहाड़ी से सबरी नदी का उद्गम हुआ है और यह बस्तर में प्रवेश करते हुए ये सुकमा में बहते हुए यह जाकर मिल जाती है, कहां पास, यह जाकर मिल जाती है गोदावरी नदी में, आंध्र प्रदेश में जाकर। ठीक है, ये कौन सी नदी है, ये है सबरी नदी जिसका उद्गम हुआ है कोरापुट की पहाड़ी से। कहां से, कोरापुट की पहाड़ी से। ठीक है, गोदावरी नदी की और सहायक नदी के रूप में जाने जाता है ताल पेरू नदी। कौन सी नदी, ताल पेरू नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी है, ताल पेरू, ताल पेरू, ताल पेरू नदी। ठीक है, कौन सी नदी, ताल पेरू नदी। ठीक है, ये पता चल गया, ये है सबरी नदी, सबरी नदी। ठीक, तो ये है इसकी सहायक नदी, किसकी, गोदावरी नदी की। और इस गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है, चाहे वो इंद्रावती नदी हो, चाहे सबरी नदी हो, चाहे तालपेरू नदी हो, इस नदी की भी सहायक नदी हमको पढ़ना है, वही अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है सर। ठीक, ये जो इंद्रावती नदी है ये बस्तर संभाग के बीचों बीच में होकर गुजर रही है, इस वजह से इसे बस्तर संभाग का क्या कहा जाता है, जीवन रेखा नदी कहा जाता है। किस नदी को, इंद्रावती नदी को। ठीक है, चलिए तो फिर इंद्रावती नदी से प्रारंभ करते हैं तो फिर, है ना। अब ये तो गोदावरी नदी के बारे में बेसिक फैक्ट हम लोग जान लिए, उसकी सहायक नदी के बारे में भी जान लिए। अब उस सहायक नदी की भी हम लोग सहायक नदी पढ़ेंगे भाई। ठीक, चलिए बहुत कम समय है, 12 मिनट ही हुआ है, बहुत अच्छे हैं। ये करीबन करीबन 50 से 45 मिनट के आसपास ही क्लास रहने वाला है, ज्यादा नहीं रहने वाला। ठीक है, क्योंकि हम लोग सभी तो पढ़ चुके हैं। ठीक, तो चलिए इंद्रावती नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। इंद्रावती नदी की बात करूं तो इंद्रावती नदी का उद्गम अभी जस्ट हम लोग देखे कहां से हुआ है, उड़ीसा से। उड़ीसा के कालाहांडी जिला से एक पहाड़ी है जिसका नाम है मुंगेर की पहाड़ी, और इस मुंगेर की पहाड़ी से इंद्रावती नदी का उद्गम हुआ है। किसका हुआ है, इंद्रावती नदी का उद्गम हुआ है और भद्रकाली में जाकर यह गोदावरी नदी में विसर्जित हो जाता है। ठीक है, ये है इंद्रावती नदी। इतना तक क्लियर। इंद्रावती नदी के बारे में हमें क्या याद रखना है, उद्गम से लेकर विसर्जन तक इसकी लंबाई को याद रखना है। चलिए थोड़ा सा इंद्रावती नदी के बारे में देख लेते हैं। ये मुंगेर की पहाड़ी है। कौन सी है, मुंगेर की पहाड़ी। कौन सी नदी, इंद्रावती नदी है, इंद्रावती नदी है। कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। ठीक है, इसका विसर्जन हो रहा है भद्रकाली में, भद्रकाली में। अब भद्रकाली कहाँ है, ये कौन सा जिला है, ये है बीजापुर जिला। कौन सा जिला, बीजापुर, बीजापुर जिला है। कौन सा जिला है, बीजापुर जिला है। भद्रकाली को ही भोपालपट्टनम कहा जाता है भाई। ठीक, उद्गम से लेकर विसर्जन तक इसकी कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं तो कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगा इसका 308 किलोमीटर। कुल लंबाई इंद्रावती नदी की कुल लंबाई कितना है, तो कुल लंबाई है 308 किलोमीटर, 308 किलोमीटर। जिसकी छत्तीसगढ़ में लंबाई कितने है, तो छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है, लंबाई कितनी है छत्तीसगढ़ में, 264 किलोमीटर इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है भैया, इतना है। ये जो इंद्रावती नदी है इसे प्राचीन काल में मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। इस वजह से इसे प्राचीन नाम अगर पूछ ली तो प्राचीन नाम को भी क्या बताना है, मंदाकिनी बताना है। तो इसका प्राचीन नाम याद रखिए,
प्राचीन नाम। इसका प्राचीन नाम क्या बताया मैं अभी जस्ट? मंदाकिनी। मंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। ठीक, मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। ठीक है, मंदाकिनी, ये ठीक, मंदाकिनी नदी, ये हो गया। अब ये इंद्रावती नदी है। अब इस इंद्रावती नदी में भी बहुत सारे आपको जलप्रपात देखने को मिलेगा, बहुत सारी इसकी सहायक नदी आकर मिलेगी। तो इसकी सहायक नदी के बारे में हम लोग देखते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि इनकी सहायक नदियों से तो इसका जाल बनता है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है भाई, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो मुख्य नदी है इंद्रावती नदी, इसकी भी उत्तरी सहायक नदी देखने को मिलेगा, दक्षिणी सहायक नदी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? उत्तरी सहायक नदी देखने को मिलेगा, दक्षिणी सहायक नदी देखने को मिलेगा। तो पहले सहायक नदी को ही हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले उत्तरी सहायक नदी की बात करूं। चलिए उत्तरी सहायक नदी के देखते हैं। तो उत्तरी सहायक नदी के बारे में देख लेते हैं। ये है मुंगेर की पहाड़ी। कौन सा है? मुंगेर की पहाड़ी, और इनसे इंद्रावती नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, तो चलिए उत्तरी सहायक नदी देखते हैं। उत्तरी सहायक नदी में से सबसे पहली नदी है वो है कौन सी नदी? वो है कोटरी नदी। और कोटरी नदी का उद्गम हुआ है राजहरा की पहाड़ी से। कहां से हुआ है? राजहरा की पहाड़ी। राजहरा की पहाड़ी। अब ये राजहरा की पहाड़ी कहां पर है? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में। ठीक है, यहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है कोटरी नदी। कौन सी नदी? कोटरी नदी है भाई। ये है इस प्रकार से कोटरी नदी। और कोटरी नदी का विसर्जन होता है बीजापुर में। कहां पे होता है? बीजापुर में होता है। तो पहली सहायक नदी इंद्रावती नदी की कोटरी नदी। ठीक है, जिसे परलकोट नदी कहते हैं। विद्रोह भी हुआ है, परलकोट विद्रोह इसी नदी के तट पे हुआ है। ठीक है भाई, अगला जो नदी है उस नदी का नाम है निब्रा नदी। अंतगढ़ तहसील से इसका उद्गम होता है, उसका नाम है निब्रा नदी। कौन सी नदी? निब्रा नदी। चलिए नाम लिखते जा रहा हूं। निब्रा, निब्रा हो गया। ये है कोटरी। ठीक, कौन सी नदी है? निब्रा नदी। अब निब्रा नदी के बाद अगला जो नदी है वो है गुडरा नदी। कौन सी नदी? गुडरा नदी। ये नारायणपुर तहसील से निकलता है और दोनों बारसूल के समीप में जाकर विसर्जित हो रहा है। ठीक है, दंतेवाड़ा में। ये कौन सा है? गुडरा। गुडरा नदी, निब्रा नदी, गुडरा नदी। इसके अलावा बोर्डिंग नदी। कुछ अलग अलग से नाम से लग रहा है। बोर्डिंग, क्या बोर्डिंग सर, है ना? तो ये है बोर्डिंग नदी। बोर्डिंग नदी। अब बोर्डिंग के बाद अगला जो नदी है वो है कोंडागांव तट स्थित है। कोंडागांव शहर तट में स्थित है, जिसका नाम है नारंगी नदी। और इसका उद्गम हुआ है माकड़ी की पहाड़ी से। कहां से हुआ है? माकड़ी की, माकड़ी की पहाड़ी से। इस माकड़ी की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है जिसका नाम है नारंगी नदी। कौन सी नदी? नारंगी नदी। इसी नारंगी के नदी के जल ग्रहण होने के बाद चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण करते हैं। ठीक उसके बाद, ठीक, तो यहाँ पास आपको चित्रकूट जलप्रपात देखने को मिलेगा नारंगी नदी के मिलने से, पानी के आने से। ठीक है, ये है उत्तरी सहायक नदी इंद्रावती नदी की। एक बार बोलिए, कोटरी, निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी। कौन कौन से? कोटरी, निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी। बार बार बोलिएगा, कोटरी, निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी। क्रम से याद रखिए, क्रम से। कोटरी, निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी। ठीक, ये आपको पता चल गया। आगे याद रखना है दक्षिण की सहायक नदी। अब इस दक्षिण की सहायक नदी के अंतर्गत जो सबसे पहली नदी याद रखना है वो कौन सा है? चिंता वांगू नदी। कौन सी? चिंता वांगू नदी। और इस चिंता वांगू नदी का उद्गम कहां से हुआ है? बीजापुर से हुआ है। एक कौन सी नदी है? चिंता वांगू, चिंता वांगू नदी। कौन सी नदी? चिंता वांगू नदी। ठीक, दूसरी नदी के नाम पे याद रखना है आपको, जो कि नंदीरा चोटी से उद्गम होता है, इसका नाम है शंखनी नदी। कौन सी नदी? शंखनी नदी। और दूसरा है कौन सा? दूसरा है जो कि छोटे डोंगर की पहाड़ी से इसका क्या होता है? छोटे डोंगर से इसकी उद्गम होता है, जिसका नाम है
कौन सी नदी? डंकनी नदी। कौन सी नदी? डंकनी नदी। और दोनों दंतेवाड़ा में जाकर विसर्जन हो जाते हैं। त्रिवेणी नहीं, सॉरी, त्रिवेणी बोल दिया। जाकर ये मिल जाएंगे और मिलने के बाद वहां पे एक मंदिर भी बनेगा, दंतेश्वरी मंदिर, ठीक है, इसी के तट पर है, दोनों नदी के तट पर। उसके बाद यह आगे चला जाता है और यह जाकर इंद्रावती नदी में समाहित हो जाते हैं भाई। तो ये कौन सा नदी हो गया? ये हो गया शंखनी नदी। शंखनी नदी हो गया ये। और ये हो गया डंकनी नदी। डंकनी। तो शंखनी और डंकनी आपको याद रखना है, ठीक। बैलाडीला की पहाड़ी से शंखनी नदी, जो कि है नंदीराज चोटी। नंदीराज चोटी। डोंगर से, छोटे डोंगर से, डोंगर से कौन सा? डंकनी नदी। डोंगर से डंकनी, नंदी से शंखनी, ठीक। ये है कौन सा? ये है इंद्रावती नदी की सहायक नदियां। इसके अलावा जो गोदावरी नदी की और सहायक नदी है शबरी नदी, इसकी भी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा। जिसमें से पहला नदी देखने को मिलेगा आपको कांगेर नदी। कौन सी नदी? कांगेर नदी। मुनगा बहार नदी, मालेंगर नदी देखने को मिलेगा, यहीं पास देखने को मिलेगा भैया, ठीक। ये हो गया। तो इंद्रावती नदी की उत्तरी और दक्षिणी सहायक नदी हम लोग देख लिए। इस वजह से हम लोग एक एक नदी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एक एक नदी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ऐसा नहीं कि किसी भी को छोड़ दे, ठीक। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात करेंगे हम लोग कोटरी नदी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कोटरी नदी के बारे में, ठीक है भाई। तो ये एक राजहरा की पहाड़ी से इसका उद्गम हो रहा है। कहां से? राजहरा की पहाड़ी से इसका उद्गम हो रहा है। चलिए लिखते हुए चलेंगे। उद्गम कोटरी नदी। कोटरी नदी। कोटरी नदी का जो उद्गम हो रहा है वो कहां से हो रहा है? उद्गम हो रहा है, वो हो रहा है राजहरा की पहाड़ी। राजहरा की पहाड़ी। अब ये जो राजहरा की पहाड़ी ये कहां पे है? मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में है। कहां पे है? मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले में है, ठीक है। एक राजनांदगांव से अलग होकर जिला बना है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ठीक है। इसका उद्गम यहीं से हुआ है। इसका जो विसर्जन है, इसका जो विसर्जन है वो कहां पे हो रहा है? वो हो रहा है इंद्रावती नदी पर। कहां पे हो रहा है? इंद्रावती नदी पे हो रहा है, बीजापुर जिले में हो रहा है। इंद्रावती नदी पर हो रहा है। कहां पास? बीजापुर में। बीजापुर में, ठीक है। तो उद्गम से लेकर इसका जो विसर्जन तक इसकी लंबाई है, वो लंबाई कितनी है भाई? तो इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा 135 किलोमीटर। कितना? 135 किलोमीटर। लीलागढ़ नदी की कुल लंबाई की भी 135 किलोमीटर ही है, ठीक है। ये जो कोटरी नदी है इसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन काल में इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे परलकोट नदी, परलकोट नदी के नाम से जाना जाता है। ये जो परलकोट है, इसी नदी के तट पे एक विद्रोह भी हुआ था, परलकोट विद्रोह। इसी नदी के तट पर हुआ था परलकोट विद्रोह, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? 135 किलोमीटर है, इस वजह से यह इंद्रावती नदी की, इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी है। कौन सी? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है कोटरी नदी, ठीक भाई। इतना समझ में आ गया? तो चलिए ये हो गया कोटरी नदी। अगला देखते हैं कौन सी नदी। अगला जो है वो कौन सी नदी है? अगला है निब्रा नदी। कौन सी नदी है? निब्रा नदी है। निब्रा नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है? ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये अंतरगढ़ तहसील से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। चलिए लिखते चला जा रहा हूं भाई, है ना, ऐसा ना हो कि सर लिखवा नहीं रहे हैं। निब्रा नदी, निब्रा नदी। अब निब्रा नदी का उद्गम की अगर मैं बात करूं तो इसका उद्गम कहां से होता है? तो उसका उद्गम हो रहा है अंतागढ़, अंतागढ़ तहसील से। और ये जो अंतागढ़ तहसील है ये कहां पास है? ये अंतागढ़ तहसील है नारायणपुर में। कहां पे है? नारायणपुर जिले में।
नारायणपुर जिला में। ठीक है, कहाँ पे है? नारायणपुर जिले में इसका उद्गम हो रहा है, अंतागढ़ तहसील से। इसका जो विसर्जन हो रहा है, इसका जो विसर्जन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? तो इसका जो विसर्जन हो रहा है निब्रा नदी का, इसका विसर्जन हो रहा है बारसूल के समीप इंद्रावती नदी पर। कहाँ पे? इंद्रावती, इंद्रावती नदी पर, नदी पर कहाँ पर? बारसूल में, बारसूल के समीप। ठीक है, बारसूल कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में है। ठीक है, बस इतना ही तो निब्रा नदी के बारे में याद रखना है। ठीक इसी प्रकार गुडरा नदी के भी बारे में याद रख लीजिए, गुडरा नदी। और गुडरा नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है? इसका उद्गम, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ है नारायणपुर तहसील से। कहां से? नारायणपुर तहसील से। कहां से हुआ है? नारायणपुर तहसील से हुआ है। ठीक है, इसका जो विसर्जन भी होगा वो भी होगा कहां से? इंद्रावती नदी पे बारसूल के समीप में होगा। ठीक है, ये कहां पे होगा? इसका विसर्जन भी होगा, वो विसर्जन होगा कहां पे? विसर्जन होगा वो कहां पे होगा? इंद्रावती नदी पे, इंद्रावती नदी पर बारसूल के समीप, बारसूल के समीप होगा। ठीक, अगली नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगली नदी आपको देखने को मिलेगा बोर्डिंग नदी। कौन सी नदी? बोर्डिंग नदी देखने को मिलेगा। कौन सी नदी है? बोर्डिंग नदी है। बोर्डिंग नदी का उद्गम होता है कोंडा गांव से, और कोंडा गांव से होकर यह कहां पे चला जाएगा? यह बस्तर में चला जाएगा और यह इंद्रावती नदी में समाहित हो जाएगा। ठीक है, यह है बोर्डिंग नदी। नारंगी नदी की बात करूं तो यह माकड़ी की पहाड़ी से, कहां से? माकड़ी की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। चलिए देख लेते हैं इसका। नारंगी नदी, नारंगी नदी, इसका उद्गम कहां से हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ है, कहां से हुआ है? माकड़ी, माकड़ी की पहाड़ी से। और माकड़ी की पहाड़ी कहां पे है? कोंडा गांव में है। कहां पे है? कोंडा गांव जिला में है, कोंडा गांव जिला में है। ठीक, इसका जो विसर्जन हो रहा है, इसका जो विसर्जन हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? ये बस्तर में हो रहा है। कहां पे? चित्रकूट जलप्रपात के ठीक पहले, चित्रकूट जलप्रपात, जलप्रपात के ठीक पहले। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात के निकट हो रहा है, इंद्रावती नदी पर। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ जाइएगा। कौन से? चित्रकूट जलप्रपात के समीप इंद्रावती नदी पे विसर्जित हो रहा है। ठीक, इसके बारे में और क्या याद रखना है? तो इसके बारे में यह याद रखना है, इसी के ही तट पे तटीय शहर स्थित है, तटीय, तटीय शहर स्थित है, जो कि महत्वपूर्ण शहर है वो है कोंडागांव, वो है कोंडागांव शहर। कोंडागांव शहर इसी के ही तट पर क्या है? स्थित है, नारंगी नदी के तट पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया उत्तरी सहायक नदियां। क्या हो गया? उत्तरी सहायक नदियां। अब आते हैं हम लोग दक्षिणी सहायक नदी के अंतर्गत। ये दक्षिणी सहायक नदी की बात करूं तो दक्षिणी सहायक नदी के अंतर्गत उतना खास खास नदी तो है नहीं, है ना, इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो दक्षिणी सहायक नदी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा शंखनी और डंगनी नदी, जो कि महत्वपूर्ण है। कौन सा? शंखनी और डंगनी नदी। चलिए देखते हैं डंगनी नदी के बारे में। तो फिर कौन सा देखते हैं? डंगनी नदी के बारे में। डंगनी नदी, ये जो डंगरी नदी है इसका उद्गम कहां से हो रहा है? तो इसका उद्गम अगर देखें तो इसका उद्गम हो रहा है डांगरी डोंगरी की पहाड़ी से। कहां से? डांगरी डोंगरी की पहाड़ी से, डांगरी डोंगरी की पहाड़ी से। अब ये डांगरी डोंगरी की पहाड़ी कहां पे है? दंतेवाड़ा में है। ऐसा नहीं कि दूसरा जिला ले ले, कहां पे है? दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में है। विसर्जन कहां पे हो रहा है? इंद्रावती नदी पे हो रहा है विसर्जन। विसर्जन कहां पे हो रहा है? तो इसका विसर्जन हो रहा है इंद्रावती नदी पर। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा क्या याद रखना है? इसकी सहायक नदी, सहायक नदी को याद रखना है। इसकी सहायक नदी के बारे में बात करें तो सहायक नदी कौन सा है? डंकनी नदी, शंखनी नदी है। कौन सा? डंगनी की शंखनी नदी है, शंखनी नदी है सर। सहायक नदी के रूप में शंखनी नदी को ले लिए। आप तो बताए थे इसका तट। जी हाँ, तो ये जो डंगनी नदी है
ये बड़ी नदी है शंखनी नदी से, इस वजह से शंखनी नदी क्या है, सहायक नदी है डंकनी नदी की। ठीक, इसी के ही तट पे, डंकनी नदी के तट पे, इसी के ही तट पर एक शहर स्थित है जिसका नाम है दंतेवाड़ा। क्या नाम है, दंतेवाड़ा नाम। कौन सा नाम है, दंतेवाड़ा नाम है। ये जो दंतेवाड़ा है, इसी दंतेवाड़ा में एक मंदिर है जिसका नाम है दंतेश्वरी मंदिर। ठीक है, दोनों के दोनों नदियों के संगम पे, चलिए थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूं मैं। यहां से नंदीराज चोटी से एक नदी का उद्गम होगा, उस नदी का नाम है शंखनी नदी। यहाँ पे डांगरी डोंगरी क्षेत्र से एक नदी का उद्गम होगा जिसका नाम क्या है, डंकनी नदी। क्या नाम है, डंकनी नदी। और दोनों के मिलन स्थल है कौन सा, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा, इसी दंतेवाड़ा में, इसी दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर है। दंतेश्वरी मंदिर है। कौन से मंदिर है, दंतेश्वरी मंदिर है, इसी नदी के तट पे, दोनों नदी के संगम स्थल पर। ठीक, और ये इंद्रावती में जाकर मिल जाते हैं फिर इस प्रकार से। ठीक है, इंद्रावती में नदी में जाकर मिल जाते हैं भैया। तो ये कौन सा है, ये है शंखनी नदी और ये है डंकनी नदी। ठीक, इसके बारे में हम लोग देख चुके। चलिए, ये दंते और डंकनी नदी हो गया। तो चलिए अब आते हैं हम लोग शंखनी नदी के बारे में। किसमें आते हैं, शंखनी नदी के बारे में आते हैं। और शंखनी नदी का भी उद्गम बैलाडीला की पहाड़ी। कौन से, बैलाडीला की पहाड़ी, नंदीराज चोटी। ठीक है भाई, चलिए तो फिर शंखनी नदी, शंखनी नदी, इसका उद्गम नंदीराज चोटी, नंदीराज चोटी। ये जो नंदीराज चोटी है, ये किस पहाड़ी की चोटी है, ये है बैलाडीला की पहाड़ी की, बैलाडीला की पहाड़ी की। ये जो बैलाडीला की पहाड़ी है, यह कहाँ पे स्थित है, दंतेवाड़ा पे, दंतेवाड़ा पे स्थित है। अब बैलाडीला की पहाड़ी लौह स्केल के भी बहुत सारा प्रसिद्ध है, इस वजह से बैलाडीला की पहाड़ी को याद रखिएगा। और नंदीराज जो चोटी है, यह हमारे छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक है। कौन सा है, नंदीराज चोटी। ठीक, इतना आपको क्लियर। चलिए और आगे देखते हैं। इसका उद्गम देख लिए, तो इसका विसर्जन देख लीजिए। इसका विसर्जन कहाँ पे होता है, तो इसका विसर्जन होता है इंद्रावती नदी पर। कहाँ पे, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, डंकनी नदी है, डंकनी नदी पर होता है, डंकनी नदी पर। कहाँ पास, दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा में होता है। कहाँ पे होता है, दंतेवाड़ा में होता है। ठीक, इसी के ही तट पर, दोनों नदियों के तट पे दंतेवाड़ा स्थित है। कौन सा है, दंतेवाड़ा स्थित है। ठीक, चलिए कॉल आ रहा है लेकिन डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अभी क्लास को लेंगे, है ना, क्योंकि अभी समय भी है, 33 मिनट हुआ है, और 10-15 मिनट में हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये कौन सा है, ये है शंखनी नदी। अब शंखनी नदी की सहायक नदी, शंखनी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये सहायक नदी है डंकनी नदी की। किसकी, डंकनी नदी की है। अब शंखनी नदी के बारे में हमें क्या याद रखना है, तो शंखनी नदी के बारे में हमें यह याद रखना है, ये नंदीराज से चोटी से इसका क्या हो रहा है, बैलाडीला की पहाड़ी से इसका उद्गम हो रहा है। बात याद रखिए, बैलाडीला की पहाड़ी से क्या हो रहा है, इसका उद्गम हो रहा है। तो उद्गम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, लौह अयस्क का क्षेत्र है। क्या है, लौह अयस्क का क्षेत्र है। तो लौह अयस्क को धोने के लिए तो जरूरी होगा पानी, और उस पानी का यूज करते हैं डंकनी नदी, शंखनी नदी की, शंखनी नदी की पानी को आवश्यकता करते हैं, उपयोग करते हैं। तो शंखनी नदी की पानी में धुलाई करने के कारण यहाँ की जो नदी है, शंखनी नदी, वो लाल रंग की समय दिखाई देता है। इसके समान, लाल रंग के समान दिखाई देता है। इस वजह से इसे रक्ताब के नाम से भी जाना जाता है, शंखनी नदी को रक्ताब, रक्ताब, इसके समान, रक्ताब के समान जाना जाता है, लाल रंग, लाल रंग। ठीक, ये है भाई। इस वजह से यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। विशेषता याद रखिए, इसकी विशेषता है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, विशेषता विशेषता ही होता है। ठीक है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की सबसे, सबसे अधिक, सबसे अधिक प्रदूषित, प्रदूषित नदी है। और इस नदी का क्या नाम है, शंखनी नदी है। क्या नाम है जी, शंखनी नदी है। ठीक,
यहां तक कोई क्लियर हो गया? यहां तक कोई समस्या नहीं है।